जिस वक्त G20 की बैठक के लिए कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिल्ली आने की तैयारी में हैं, उसी वक्त भारत सरकार यह बहस क्यों छेड़ना चाहती है कि भारत का नाम अब इंडिया नहीं होगा, इसे बदला जाएगा। क्या सरकार को यह अंदाजा हो गया है कि G20 की बैठक से कुछ भी नहीं निकलने वाला है, इसलिए बैठक के पहले ही भारत की जनता का ध्यान दूसरे मुद्दों में उलझा दिया जाए। आज कई जगहों पर यह खबर चलने लगी कि संसद के विशेष सत्र में संविधान के पन्नों से इंडिया हटा दिया जाएगा, अब केवल भारत रहेगा, जबकि आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हिंदी में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या यह इतना बड़ा मसला है या धब्बा है कि इंडिया मिटा दिया जाएगा, वो भी तब जब कम से कम दिल्ली को मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार रहने को कहा जा रहा है, घंटों जाम में रहने को कहा जा रहा है। आखिर सरकार चाहती क्या है? यह वक्त था कि सरकार विपक्ष को साध लेती ताकि मेहमानों के सामने राजनीतिक एकता का प्रदर्शन किया जा सके। लेकिन जिस तरह शी जिनपिंग नहीं आकर भारत को चिढ़ा रहे हैं, देश के भीतर विपक्ष को भी चिढ़ाया जा रहा है। इस वक्त सरकार विपक्ष के गठबंधन के नए नाम को निपटाने में लगी है। आप हिंदी में सोचिए, सरलता से सोचिए, संविधान के पन्ने से इंडिया हटा देंगे तो क्या गठबंधन का नाम भी हटाना पड़ेगा? वो गैर कानूनी हो जाएगा क्या? तब फिर यह सब ऐन मौके पर क्यों फैलाया जा रहा है जब G20 की बैठक होने वाली है? क्या इसलिए कि शी जिनपिंग के नहीं आने की चर्चा ना हो, G20 की चुनौतियों और नाकामियों की चर्चा ना हो? आज खबरें चलने लगी कि सरकार संशोधन करने जा रही है, अब इंडिया हटा दिया जाएगा। आए दिन विशेष सत्र को लेकर तरह तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। G20 से ज्यादा इसी की खबरें चल रही हैं। 5 सितंबर की दोपहर सूत्रों के हवाले से खबर चलने लगी कि इंडिया का नाम भारत बदलने को लेकर सरकार द्वारा संसद के विशेष सत्र में प्रस्ताव लाया जा सकता है। मॉनसून सत्र में भी भाजपा सांसदों ने मांग की थी कि इंडिया शब्द को संविधान से हटा दिया जाए, क्योंकि यह गुलामी का प्रतीक है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा है कि रिपब्लिक ऑफ भारत, हम गौरवान्वित और खुश हैं कि हमारी सभ्यता अमृतकाल की ओर बुलंदी से जा रही है। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया क्या रख लिया? सरकार और बीजेपी में इतनी घबराहट मच गई है। अभी तक देश के लिए इंडिया इंडिया सभी करते थे, क्या वो भारत का अपमान कर रहे थे? जिन लोगों ने मोहब्बत से इंडिया कहा, क्या उन्होंने भारत का कम सम्मान किया? कितने ही गीतों में, कविताओं में इंडिया है, क्या वहां से भी यह बदल दिया जाएगा? क्या यह सरकार अब सारे जरूरी काम छोड़कर यही सब करने जा रही है? G20 के प्रचार में हर जगह इस्तेमाल होने वाले इंडिया नाम को अचानक समारोह के खत्म होने से पहले गुलामी के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। यह पहले क्यों नहीं दिखा? सवाल है कि अगर देश का नाम बदला जाता है तो क्या मात्र इसलिए कि विपक्ष एनडीए के विरुद्ध एकजुट हो गया है और उसके गठबंधन के नामों का सार इंडिया है? मोदी कार्यकाल के 9 साल में इस नाम की गुलामी को दूर करने का ख्याल नहीं आता है। जुलाई में विपक्ष के गठबंधन ने अपना नाम इंडिया क्या रख लिया, बस तभी से सत्ता पक्ष को इसमें गुलामी नजर आने लगी है। क्या यह विपक्ष का इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? G20 का नारा है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, लेकिन इस नारे की एकता बिखरती नजर आ रही है। केवल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नहीं आने का मामला नहीं है, बल्कि भारत के भीतर भी इंडिया बनाम भारत को लेकर विवाद हो गया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से 9 सितंबर को होने वाले रात्रि भोज के लिए निमंत्रण पत्र जारी हुआ है। उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। आमतौर पर अंग्रेजी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। इस बात को लेकर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने ऐतराज कर दिया। संविधान के आर्टिकल 52 में लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, यानी इंडिया के इस्तेमाल का चलन रहा है, मगर अचानक कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा देखा तो विपक्ष की नजर में साफ हो गया कि G20 के नारे का ही ख्याल नहीं रखा जा रहा है। क्या यही है G20 को लेकर मोदी सरकार की गंभीरता? क्या इसी के लिए हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए गए कि इसके महत्व पर चर्चा की जगह अब भारत बनाम इंडिया की बहस में देश को उलझाया जाए? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 1 को बदलकर लिखा जा सकेगा कि भारत दैट वाज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन आज तो इस राज्यों के संघ पर हमला हो रहा है। इस पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस को देश के सम्मान एवं गौरव से जुड़े हर विषय से इतनी आपत्ति क्यों है? भारत जोड़ो के नाम पर राजनीतिक यात्रा करने वालों को भारत माता की जय के उद्घोष से नफरत क्यों है? स्पष्ट है कि कांग्रेस के मन में न देश के प्रति सम्मान है, न देश के संविधान के प्रति, न ही संवैधानिक संस्थाओं के प्रति। उसे तो बस एक विशेष परिवार के गुणगान से मतलब है। तो अब यह मैच शुरू हो गया है। आप ही बताइए, अगर विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया तो क्या इससे भारत का सम्मान कम हो गया? संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान क्या केवल नाम रख लेने से कम हो गया?
G20 के पहले यह नया 2020 चलाया जा रहा है। जयराम रमेश ने तो भारत का एक नया अर्थ दिया है, तो क्या इसे भी अब बदल देगी बीजेपी? रमेश ने लिखा है कि भारत का मतलब ब्रिंग हार्मनी, एमिटी, रिकंसिलिएशन एंड ट्रस्ट। उनका ट्वीट है कि मोदी इतिहास को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं और इंडिया को विभाजित करना जारी रख सकते हैं। इंडिया वो जो भारत है, जो राज्यों का संघ है, लेकिन हम विचलित नहीं होंगे। आखिर क्या है इंडिया पार्टियों का उद्देश्य? यह है भारत, ब्रिंग हार्मनी, एमिटी, रिकंसिलिएशन एंड ट्रस्ट। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। एक आदमी की सनक और बौखलाहट ने इस देश को उस कगार पर लाकर आज खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवाल उठ रहा है, हमारे नाम पर फप्तियां कसी जा रही हैं, सोशल मीडिया में और मीडिया में जोक्स चल रहे हैं, चुटकुले बनाए जा रहे हैं इंडिया और भारत को लेकर। यह आपकी सनक और आपकी नफरत का नतीजा है मोदी जी। मुझे पता है कि आप इंडिया से डरते हैं, मुझे पता है कि आप अपने विपक्ष से नफरत करते हैं, लेकिन हमसे नफरत करने करते तो आप दुश्मनी देश से निभाने लगे। इस देश को हम लोग अपनी मां कहते हैं और मां के नाम के साथ खिलवाड़ कौन करता है? आपने तो वो दुष्कर्म भी करके दिखा दिया। इस देश में एक संविधान है और इस संविधान के आर्टिकल 1 ने हमें पहचान दी है, भारत की हमें पहचान दी है, इंडिया की। और आपके ये जो कुत्सित प्रयास है हमारी पहचान के साथ खिलवाड़ करने का, वो असल में इस संविधान को बदलने के आपके दुष्कर्म का नतीजा है। आप चाहते हैं कि आप बाबा साहेब का बनाया हुआ ये संविधान बदल दीजिए। यह शगुफा इसलिए छोड़ा गया जिससे आपके भक्त और आपका चरण चुंबक मीडिया इसी पर डिबेट करता रहे। वो अडानी के महास्कैम पर आपसे सवाल ना पूछे, महंगाई पर चर्चा ना करे, बेरोजगारी पर बात ना करे, आर्थिक असमानता पर बात ना करे, आज भी जलते हुए मणिपुर पर सवाल ना उठाए। 100 रुपए का पेट्रोल इंडिया भी खरीद रहा है, 100 ही रुपए का पेट्रोल भारत भी खरीद रहा है। आटे पर जीएसटी आपने इंडिया के लिए भी लगाई है और भारत के लिए भी लगाई है। बेरोजगारी से इस देश का युवा इंडिया में भी जूझ रहा है और भारत में भी जूझ रहा है। आर्थिक असमानता से लोग त्रस्त है इंडिया में भी और लोग त्रस्त है भारत में भी। जलते हुए मणिपुर को देखकर इंडिया भी कांप उठता है और जलते हुए मणिपुर को देखकर भारत की आत्मा भी सिहर जाती है। और अडानी के आपके नाक के नीचे पनपते हुए महाघोटाले पर इंडिया भी सवाल उठाता है और भारत भी आपसे जवाब चाहता है। इस देश को अपनी बनाई हुई महंगाई से, अपनी बनाई हुई बेरोजगारी से, अपनी लगाई हुई नफरत की आग से, अपनी बनाई हुई आर्थिक असमानता से, अपने बनाए हुए अडानी के महाघोटाले से बख्श दीजिए इंडिया और भारत दोनों को। भारत जोड़ो यात्रा आपको जवाब है आपकी नफरत और आपकी कुत्सित राजनीति का। और जब हम कहते हैं जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, तो आपकी बौखलाहट, आपकी घबराहट स्वाभाविक है। भारत माता भी हमारी है, इंडिया भी हमारा है, क्योंकि आप लोगों ने और आपके पूर्वजों ने तो ना इंडियन इंडिपेंडेंस की वॉर लड़ी और ना भारत की स्वाधीनता संग्राम में ढेले का योगदान किया। आप तब भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे और तब भी कंस्पिरेसी करते थे। आज भी इस देश के 140 करोड़ लोगों के खिलाफ आपके ये जो प्रयास है वो कंस्पिरेसी है, वो साजिश है, वो षड्यंत्र है लोगों के खिलाफ, लोगों को उनके मुद्दों से विमुख रखने का। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान होकर। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं, लेकिन अंतर्मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा, ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे, ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना, अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी, और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने से परेशान क्यों है, तब तो बीजेपी स्वागत करने क्यों नहीं चली गई जब राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा रखा। यह है सरकार की तरफ से G20 के ठीक पहले एकता के प्रदर्शन की मिसाल। क्या इंडिया की जगह भारत लिखने का या लिखवाने का यही मौका है? ऐसा क्यों किया गया? उधर G20 के भीतर भी एकता और एकजुटता का हाल अच्छा नहीं है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 में हिस्सा लेने भारत नहीं आएंगे। इनके नहीं आने को लेकर शुरू से ही हवा में अटकलें तैर रही थीं कि नहीं आएंगे। अब इसकी पुष्टि हो गई है। जो बाइडन की पत्नी को कोविड है, इस कारण जो बाइडन आएंगे या नहीं अटकलें चल रही हैं, मगर खबरें यह भी छपी हैं कि जो बाइडन भारत आ रहे हैं। जो बाइडन ने कहा है कि शी जिनपिंग के नहीं आने का उन्हें अफसोस है। बताया जा रहा है कि भारत के अमेरिका के करीब जाने के कारण शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं। पर क्या यही कारण होगा शी जिनपिंग का नहीं आना? क्या इस बात के संकेत भी हैं कि सीमा विवाद के कारण जिनपिंग दिल्ली नहीं आना चाहते और अब भारत के प्रधानमंत्री के लिए बीजिंग जाना या किसी और ग्लोबल सम्मेलन में शी जिनपिंग से मिलना और मुश्किल होता जाएगा? हमें यह भी देखना चाहिए कि सीमा विवाद के बीच ऑनलाइन और ऑफलाइन कितने ही सम्मेलनों में शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो चुकी है। शी जिनपिंग ने G20 की बैठक को ही क्यों चुना? G20 में 20 देश हैं,
इस समूह में कोई ना कोई देश किसी से करीब होगा, अमेरिका से भी करीब होगा। अकेले भारत तो अमेरिका के करीब नहीं है, कुछ चीन और रूस के भी करीब होंगे। तो क्या इस आधार पर शी जिनपिंग ने फैसला किया होगा कि भारत अमेरिका के करीब जा रहा है, इसलिए दिल्ली नहीं जाते हैं? या करीबी परसों रविवार को तो नहीं आई, कई वर्षों से आती जा रही है। जब शी जिनपिंग को झूला झुलाया गया और महाबलीपुरम में शानदार स्वागत किया गया, तब भी तो भारत अमेरिका के ही करीब था। अगर बाइडेन की मौजूदगी कारण है, तब फिर सवाल उठता है कि नवंबर 2022 में जब बाली में G20 की बैठक हुई, तब भी शी और बाइडेन मिले ही थे। वहां पर शी और मोदी भी मिले और अभी ब्रिक्स के दौरान जोहानिसबर्ग में भी मिले। क्या कोई और कारण है जिस पर अमेरिका के बहाने पर्दा डाला जा रहा है? चीन और अमेरिका के बीच विवाद और तनाव अलग ही स्तर का है, उनके आपस का है, लेकिन इसके बीच अमेरिका भी चीन से संवाद करता रहता है और रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगा रहता है। इसी साल जून में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन बीजिंग गए। 2019 के बाद अमेरिका की तरफ से पहली बार इतने वरिष्ठ लेवल का अधिकारी बीजिंग गया। उस समय पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के समय चीन को लेकर व्यापार युद्ध जोरों पर था। अमेरिका तरह तरह के प्रतिबंधों की घोषणा कर रहा था। ब्लिंकन के बाद पूर्वी एशियाई और प्रशांत महासागर मामलों के असिस्टेंट सेक्रेटरी डेनियल क्रिटेनब्रिंक भी चीन गए। उनके साथ और भी कई उच्च स्तरीय अधिकारी गए। जुलाई महीने में ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलेन और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रपति के दूत जॉन केरी भी बीजिंग गए। और अभी पिछले सप्ताह अमेरिका की व्यापार सचिव जीना रेमोंदा ने चीन के अधिकारियों से मुलाकात की है। जीना रेमोंदा का एक बयान है कि व्यापार को लेकर हमारी चीन से घोर प्रतिस्पर्धा है, हम इसे मैनेज करना चाहते हैं, टकराव किसी के हित में नहीं है। संवाद की कमी से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ जाता है। अमेरिका में भी खबरें चल रही हैं कि नवंबर के महीने में सैन फ्रांसिस्को में 21 देशों के एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक की बैठक होने वाली है। इसमें शी जिनपिंग के नहीं आने की चर्चा शुरू हो गई है। इसे लेकर चीन अभी से शर्तें थोप रहा है। हालांकि अमेरिका को उम्मीद है कि शी जिनपिंग आएंगे और वहां के अखबारों में छपा है कि अमेरिकी अधिकारियों का चीन जाने के पीछे एक मकसद यह भी है कि शी जिनपिंग इन कार्यक्रमों में हिस्सा लें। ऐसे में G20 में शी जिनपिंग का नहीं आना अमेरिका के लिए एक झटका लगता है। नवंबर 2020 में जब बाली में G20 का सम्मेलन हुआ, तब उस बैठक की एक बड़ी हाईलाइट यह भी रही कि राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई। इस एक साल के दौरान चीन और अमेरिका के बीच इतना क्या खराब हुआ है कि शी जिनपिंग बाइडेन के कारण भारत नहीं आ रहे हैं? प्रेसिडेंट शी's एब्सेंस एक सेटबैक है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, बिकॉज ये चाइना एक मैसेज इश्यू कर रहा है दैट इट लैक्स कॉन्फिडेंस इन व्हाट इट कुड डू विथ प्रेसिडेंट बाइडेन एट दिस टाइम, बिकॉज 2-3 बड़ा मीटिंग हुआ था रिसेंटली। उसके बाद चाइना को जो कॉन्फिडेंस है यूएस में वो प्रोग्रेसिवली बहुत कम हो रहा है। US is doing things which only is worsening the climate of relationship between those two countries. United States has launched various sanctions against exports to China, jo critical semiconductors, chips, particularly chips for artificial intelligence and several other things. Besides, US made alliances to deny chips supplied by other countries and other important technologies. Like, the overall climate right now is very negative, and it has it's gradually reaching a point of no return, and that is the reason why China may have decided that there is little point in meeting President Biden at G20 leaders meeting here. China-India relations are certainly not harmonious at this point of time. But China doesn't see India certainly as a major player in the current international strategic balance. China's major fight is with the United States. It may not care so much for countries like India, Japan, or for that matter, other Western countries. China singularly is focused only on US. अमेरिका और चीन की अपनी लड़ाई है जो केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। कभी ताइवान को लेकर मोर्चा खुल जाता है तो कभी किसी और देश को लेकर। रूस के राष्ट्रपति पिछले कई सम्मेलनों में नहीं जा रहे हैं, मगर भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 के लिए दिल्ली ना आकर वे बीजिंग जाने का ऐलान करते हैं, जहां अक्टूबर में बेल्ट एंड रोड फोरम की बैठक होनी है। भारत और यूरोप के कई देशों ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया है। तो क्या दोनों भारत इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि जो बाइडेन से बचना चाहते हैं? अगस्त के महीने में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बारे में दोनों देशों ने अलग अलग बयान जारी किए, जिससे साफ पता चल रहा था कि पूर्वी लद्दाख के हिस्से में चीन अपनी दावेदारी किस तरह से रखने जा रहा है। नवंबर 2022 में बाली में भी शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात हुई। सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन हो रहा था। शी जिनपिंग और मोदी एक साथ मंच पर आए और उन्होंने भारत की अध्यक्षता पर मुबारकबाद दी। यह भी कहा कि हम इस दौरान भारत का सहयोग करेंगे। इसी शिखर सम्मेलन में जब मोदी
पुतिन से मिले तब उन्होंने कहा था कि आधुनिक युग युद्ध का नहीं है। जिस तरह से व्यापार को लेकर अमेरिका और चीन के बीच युद्ध सा चल रहा है, वैसा एकदम भारत और चीन के बीच नहीं है। सीमा पर तनाव है, मगर इसके बाद भी भारत जमकर चीन से आयात कर रहा है। चीन को भारत से जबरदस्त कमाई हो रही है। कई लेख में इसकी चर्चा आई है कि भारत चीन का प्रतिद्वंदी बन सकता है, लेकिन वो दिन अभी बहुत दूर है। दोनों की अर्थव्यवस्था में काफी अंतर है। पायदान पर भले भारत का स्थान चीन के बाद आता है, मगर चीन की अर्थव्यवस्था 18 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की है, भारत की 4 ट्रिलियन डॉलर से कम। शी जिनपिंग हर सम्मेलनों में जाते हैं, यह जरूरी नहीं है। जैसे इसी वक्त 5 से 7 सितंबर के बीच जकार्ता में एशियाई देशों के संगठन आसियान की बैठक में शी जिनपिंग नहीं गए हैं, अपने प्रधानमंत्री को भेजा है। चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग जकार्ता से ही भारत आएंगे। मोदी भी इस कार्यक्रम में गए हैं, लेकिन इसके बाद भी साफ नहीं होता कि शी जिनपिंग ने भारत आने से क्यों इनकार किया। इसकी क्या वजह हो सकती है? केवल मेहमानों का आना और नहीं आना ही बड़ी घटना नहीं है, बल्कि इनके आने से पहले जो बैठकें हुई हैं अलग अलग विषयों पर, उनमें भी साझा सहमति नहीं बन पाई है। दिल्ली G20 के लिए तैयार हो चुकी है। शहर में जगह जगह फव्वारे चालू हो चुके हैं। G20 के बोर्ड चमकने लगे हैं और दीवारों पर चित्रकारी कर दी गई है। सवाल उठ रहा है कि इतनी भव्य तैयारी के बाद भी यह सम्मेलन एक बड़ा सवाल छोड़ रहा है। इसी साल फरवरी से लेकर अब तक अलग अलग विषयों पर G20 की कई बैठकें चली। 19 बैठकों में एक भी साझा बयान जारी नहीं हुआ। इस बैठक से क्या निकला, इसकी रिलीज जारी की गई, जिसे आउटकम स्टेटमेंट कहा जाता है। ज्वाइंट स्टेटमेंट के उलट आउटकम स्टेटमेंट का मतलब है कि भाग लेने वाले देशों में आम सहमति नहीं बन सकी, मगर कहा जाता है कि बाली में भी ऐसा ही हुआ। फरवरी महीने में वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर की बैठक हुई, उसमें कोई साझा बयान जारी नहीं हुआ। मार्च महीने में दिल्ली में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, उसमें भी कोई साझा बयान जारी नहीं हुआ। यहां तक कि कृषि मंत्रियों की बैठक में भी नहीं हुआ। G20 के पर्यटन मंत्रियों और शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भी नहीं हो सका। श्रम मंत्रियों और ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के बाद के नोट में चीन का बयान जोड़ा गया कि G20 सुरक्षा कारणों पर बात करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, वह किसी भी बयान में जियोपॉलिटिकल सामग्री का विरोध करता है। तो आप देखते हैं कि चीन का कितना दबदबा है। वह साझा बयान भी जारी नहीं करने देता है और उसके राष्ट्रपति सम्मेलन में भी नहीं आते हैं। G20 की इन बैठकों पर रूस और यूक्रेन का भी असर रहा। यहां तक कि इन कारणों से पर्यटन से लेकर कृषि के मुद्दों पर भी सहमति नहीं बन सकी। जो सम्मेलन इतना हासिल नहीं कर सकता, उससे क्या ठोस निकलने वाला है, इसे लेकर बहस की रात लंबी होने वाली है। बताया जाता है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर चीन और रूस इसमें रुकावट डालते रहे हैं। भारत की कोशिश है कि अंत में एक साझा बयान आए ताकि उसकी अध्यक्षता में होने वाले इस सम्मेलन की छाप गहरी हो, लेकिन चीन और रूस के टॉप लीडर के बिना इस साझा बयान की अब क्या अहमियत रह जाएगी। अभी तो साझा बयान के भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह है। G20 के शेरपा अमिताभ कांत का कहना है कि वे आशावादी हैं। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध बड़ा मुद्दा नहीं है, विकास पर जोर रहेगा, लेकिन विकास से जुड़े मंत्रालयों की बैठक के बाद भी तो साझा सहमति नहीं बन पाई है। भारत के लिए यह बड़ी चुनौती होगी। अगर साझा बयान जारी नहीं हुआ तो G20 के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। पिछले साल नवंबर में बाली में इंडोनेशिया की अध्यक्षता में G20 की बैठक हुई थी। उस बैठक में तो साझा बयान जारी हुआ, यूक्रेन युद्ध की निंदा भी हुई। G20 के शेरपाओं की 17 दिनों तक बैठक चली, उसके बाद एक बयान जारी हुआ। काफी बड़ी बात थी कि साझा बयान जारी हुआ, क्योंकि उस समय भी सदस्य देशों और रूस चीन के बीच इस मसले पर सहमति नहीं थी। जारी किए जाने के बाद इस बयान को लेकर रूस ने युद्ध वाले पैराग्राफ पर आपत्ति जताई है। बाली के डिक्लेरेशन में वो वजन तो नहीं जो आमतौर पर होता है, मगर दुनिया भर में हेडलाइन छपी कि रूस ने यूक्रेन युद्ध पर साझा बयान स्वीकार किया। जब इंडोनेशिया इतनी बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल कर सकता है, तब भारत क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या भारत कर पाएगा? भारत में रूस के राजदूत डेनिस सेलिपोव ने बैठक से एक हफ्ता पहले कहा कि पश्चिम के देशों को बाली घोषणा पत्र में युद्ध पर शामिल पैराग्राफ को बदलने को लेकर सोचना चाहिए, मगर वो उसे रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उसकी भाषा को दिल्ली के सम्मेलन में बदला जाना चाहिए। फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी मुद्दे पर आपसी सहमति नहीं बन रही है तो उसे हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि G20 में राजनीतिक मुद्दों को जगह नहीं दी गई है। विदेश मामलों के जानकारों के अनुसार सम्मेलन से पहले ऐसे बयान सामूहिक सहमति पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि बाली में शी जिनपिंग थे, दिल्ली में शी जिनपिंग नहीं होंगे और ना ही पुतिन। बाली के बयान में लिखा था कि आज का दौर युद्ध का नहीं है। यह और बात है कि निंदा कागजी साबित हुई। युद्ध आज भी जारी है और आज के दौर में ही जारी है। फिर ऐसे आयोजनों की क्या प्रासंगिकता रह जाती है? जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, G20 का यह दूसरा सम्मेलन है। G7 का सम्मेलन हो चुका है। इन बड़े नेताओं ने जितनी डींगे हाँक ली हों, फोटोएं खिंचवा ली हों, मगर सच्चाई यही है कि इनसे युद्ध नहीं रुका और इनके रिकॉर्ड बताते हैं कि आगे भी नहीं रुकने वाला। प्रतिबंधों से भी कुछ नहीं हुआ।
यूरोप रूस से खुलकर गैस का आयात कर रहा है। G20 का थीम है वसुधैव कुटुंबकम। चीन को इस पर भी ऐतराज था, मगर वो बहस चीन ने बेकार ही की। सवाल है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के नारे की सुंदरता क्या फीकी नहीं रह जाएगी अगर इसके दो बड़े सदस्य ही ना आए? इनकी आपस की लड़ाई थम नहीं रही है तो फिर एक पृथ्वी, एक परिवार का क्या मतलब? सभी आते तो एक मंच पर लाने और एक लक्ष्य के लिए एकजुट करने की चुनौती बनती और उसे पार करने पर प्रधानमंत्री की तारीफ होती। अब तो दो बड़ी चुनौतियां ही नहीं हैं तो फिर इसका हासिल क्या रह जाएगा? G20 को लेकर दिल्ली के राजनीतिक दलों के बीच 2020 का मैच चालू हो चुका है। इलेक्ट्रिक बसों को लॉन्च करने के लिए मुख्यमंत्री भी झंडा दिखाने पहुंच रहे हैं और उपराज्यपाल भी, जबकि यह काम दोनों में से कोई एक कर सकता था। उपराज्यपाल को वहां जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि मोदी जी ने बस दे दी तो आम आदमी पार्टी को बताना पड़ रहा है कि इस बस का खर्चा दिल्ली ने भी उठाया। विदेश राज्य मंत्री आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। उधर राघव चड्ढा वीडियो जारी कर दिल्ली को सुंदर बनाने का श्रेय अपनी पार्टी की सरकार को दे रहे हैं। दिल्ली में विकास का साझा श्रेय नहीं ले पा रहे हैं, सब अपने अपने हिस्से का बांट कर श्रेय ले रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्रियों को उदारता दिखानी चाहिए थी इस वक्त और श्रेय लेने की बहस से पीछे रहना चाहिए था, मगर वे खूब आगे, विदेश राज्य मंत्री आगे। दिल्ली के विकास को लेकर इस तरह से दावे हो रहे हैं जैसे पंचायत चुनाव से पहले सरपंच ने पानी की टंकी बनवाकर बहुत बड़ा काम कर दिया हो। भारत में अलग ही G20 चल रहा है। नमस्कार।